नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के बाई जीनियस सुभाष सर। हमने पॉलिटिकल की एक सीरीज शुरू कर रखी थी, पॉलिटिकल कर रहे थे, इंडियन पॉलिटिकल। और इसी में हमने पिछली वीडियो जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो नागरिकता के ऊपर बनाई थी। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो मौलिक अधिकारों के बारे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमेशा यहाँ से क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किसका चर्चा कर रहे हैं, किसके बारे में, हमें मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है भाई, मौलिक अधिकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। HSSC देखूं या SSC का जैसे जिक्र करते हैं, रेलवे का जिक्र करते हैं, NTPC का जब जिक्र करते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम के अंदर मौलिक अधिकारों से संबंधित आपके क्वेश्चन ना पूछे जाए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे भी। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का जैसे जिक्र करते हैं, सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए मौलिक अधिकारों का जब जिक्र करते हैं तो अर्थ का पता होना चाहिए भी क्या अर्थ है मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो नागरिकों के मौलिक होने के साथ साथ, यानी नागरिकों के मौलिक होने के साथ साथ संविधान के द्वारा उन नागरिकों को दिए जाते हैं। यानी मौलिक अधिकार किसे कहेंगे? मौलिक अधिकार उन्हें कहा जाता है जो नागरिकों के मौलिक होने के कारण संविधान के द्वारा उनको प्रदान किए जाते हैं, वो मौलिक अधिकार होते हैं। भी क्या होते हैं? मौलिक अधिकार होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी संविधान के द्वारा क्या दिए जाते हैं? नागरिकों को दिए जाते हैं। संविधान के द्वारा किनको दिया जाता है? नागरिकों को भी। किसको? नागरिकों को। उनको क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये मौलिक अधिकार जो आपके हैं ये लिखित भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं आपके? लिखित भी हो सकते हैं, लिखित भी, या फिर अलिखित भी हो सकते हैं भी, अलिखित भी। ठीक है भी, ये चीज भी आपको ध्यान होना चाहिए। यानी मौलिक जो अधिकार है वो लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। फिर हम चर्चा करते हैं, जैसे मौलिक अधिकारों का जिक्र करें तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 भी, यानी भाग नंबर 3 अनुच्छेद आपके रहेंगे। अनुच्छेद का जैसे जिक्र करते हैं, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक क्या दिए हुए हैं? मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है भी मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में। और अनुच्छेद का अगर हम जिक्र करें तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक क्या दिए हुए हैं? मौलिक अधिकार दिए हुए भी। क्या दिए हुए हैं? मौलिक अधिकार। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, मौलिक कर्तव्य अलग होते हैं और मौलिक अधिकार अलग होते हैं। ये चीज जानकारी आपको ध्यान होना चाहिए। यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हमें क्या मिलते हैं? इसमें मौलिक अधिकार। अब जैसे जिक्र करते हैं मौलिक अधिकारों का, जब जिक्र आता है तो मौलिक अधिकारों का उद्भव कहां से हुआ था भी? उद्भव का जैसे जिक्र करते हैं भी, यानी सबसे पहले किसकी देन है? मौलिक अधिकारों का जिक्र करते हैं। तो मौलिक अधिकारों का जब जिक्र करते हैं, आपने कई बार इस चीज के बारे में पढ़ा हुआ है, मेग्ना कार्टा। क्या पढ़ा हुआ है? मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा का जैसे जिक्र करते हैं, मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा क्या है? मेग्ना कार्टा भी एक मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। 1215 में भी, 1215 में ब्रिटेन के महाराजा, ब्रिटेन के महाराजा किंग जॉन भी, क्या है? किंग जॉन ने थीम्स नदी के किनारे भी, किस नदी के किनारे? थीम्स नदी के किनारे अपने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? मेग्ना कार्टा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मेग्ना कार्टा, मेग्ना कार्टा क्या होता है? मेग्ना कार्टा एक अधिकार पत्र है भी। क्या है? एक अधिकार पत्र है। ब्रिटेन के महाराजा ने 1215 में थीम्स नदी के किनारे अपने नागरिकों के लिए अधिकार लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? अपने नागरिकों के लिए अधिकार लिखाए थे, इसीलिए इनको क्या कहा था? मेग्ना कार्टा कहा गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान के किस भाग को भी, यानी भारतीय संविधान के किस भाग को मेग्ना कार्टा कहा जाता है? मेग्ना
कार्टा। तो किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये भारतीय संविधान का भाग नंबर 3। क्योंकि मैग्ना कार्टा का जैसे मैंने जिक्र किया है, मैग्ना कार्टा मीन्स क्या है? अधिकार पत्र का जैसे जिक्र किया, भी अधिकार जो पत्र है, अधिकार दिए हुए हैं। ब्रिटेन का जैसे जिक्र करते हैं 1215 में, और भारतीय संविधान में किस भाग के अंदर मौलिक अधिकार जो दिए हुए हैं, तो वो भारतीय संविधान के भाग नंबर है 3। इसीलिए भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अलावा मैग्ना कार्टा कहा जाता है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट करना। दूसरा क्या कहा जाता है इसको? अधिकार पत्र भी कहा जाता है। भी क्या कहा जाता है? अधिकार है पत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 को अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। और लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? आधार है स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है भी, लोकतंत्र का आधार है स्तंभ। इंपॉर्टेंट है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी लोकतंत्र का आधार स्तंभ, अधिकार पत्र या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहेंगे? भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 को। ये जानकारी आपको होना चाहिए। यानी मौलिक अधिकार है वो, उनका उद्भव कहाँ से हुआ था? मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? कब, किसने, क्यों, कैसे, किस नदी के किनारे लिखाए थे? ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जिक्र कर रहे थे हमें। यानी मौलिक अधिकार क्या होते हैं? लिखित, अलिखित भी हो सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35। उद्भव कहां से हुआ था मैग्ना कार्टा का? जैसे जिक्र करते हैं ब्रिटेन के महाराजा ने 1215 में किंग जॉन ने थेम्स नदी के किनारे अपने नागरिकों के लिए अधिकार लिखवाए थे, अधिकार पत्र लिखवाया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र और लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा जाता है। ये चीज आपको नोट होना चाहिए। अब जैसे जिक्र करते हैं मौलिक अधिकार जो है, ये मौलिक अधिकार भारत में कब इसकी मांग उठी भी? मांग की जैसे जिक्र करते हैं, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग कब उठी? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मांग की जैसे जिक्र करते हैं तो सबसे पहले मौखिक तौर पर इसकी मांग उठाई गई थी भी। यानी अधिकार पत्र, जैसे मौलिक अधिकार का हम जिक्र करते हैं, भारत में मांग भी, भारत में मांग, मौलिक अधिकार किसकी? मौलिक अधिकारों की मांग का जैसे जिक्र करते हैं, सबसे पहले मौखिक रूप से उठाई गई थी भी। किसके? मौखिक। तो मौखिक जो मांग उठाई थी वो एनी बेसेंट ने भी। किसने? एनी बेसेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी पूछा जा सकता है, आपका क्वेश्चन है भी, भारत में मौलिक अधिकारों की मौखिक मांग किसने उठाई थी भी? तो मौखिक मांग का जब हम जिक्र करते हैं तो ये उठाई थी एनी बेसेंट ने भी। किसने उठाई थी? एनी बेसेंट ने उठाई थी मौखिक मांग। एनी बेसेंट के बारे में मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है। एनी बेसेंट आयरिश लेडी थी भी। क्या थी? आयरिश। ठीक है भी, आयरिश से लेडी थी जो भारत कब आई थी? 1893 में। कब आई थी? भारत 1893 में भारत आई थी। और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है 1917 में। और अगर आपसे पूछे प्रथम भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन रही, तो 1925 में सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 1893 में भारत आई थी और 1925 में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जानकारी भी आपको होना चाहिए। मौखिक मांग उठाई थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, इसके बाद में अगर जिक्र करें, लिखित मांग उठाई थी भी। लिखित जो मांग उठाई थी 1928 में भी। क्या है? 1928 में किसने? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी, नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में क्या उठाई थी? लिखित मांग उठाई थी। मौखिक मांग एनी बेसेंट ने, लिखित मांग का हम जिक्र करें तो लिखित मांग उठाई थी मोतीलाल नेहरू ने। कब उठाई थी? 1928 में। और जिक्र करें किसके माध्यम से? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम। ठीक है भी, इसके बाद में आपको जानकारी होनी चाहिए 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी, किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसकी मांग उठाई थी भी। कांग्रेस की भी इसकी, यानी 1931 में कराची के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था कराची में, जिसकी अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता का हम जिक्र करें तो इसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने भी। किसने? सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी सम्मेलन के अंदर मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई थी भी। ठीक है, मांग तो चल रही थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले
कराची के अंदर 1931 में जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के अंदर इसकी मांग उठाई मौलिक अधिकारों की। ठीक है भी, ये जानकारी आपको होना चाहिए। इसके बाद में आपको कराची का जिक्र करते हैं। 1931 में ही महात्मा गांधी ने भी, क्या है, महात्मा गांधी का जैसे जिक्र करते हैं, महात्मा गांधी ने भी जो ब्रिटेन लंदन के अंदर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, इस सम्मेलन के अंदर भी इस मांग पर विचार किया था। ठीक है भी, यानी महात्मा गांधी के अगर बारे में पूछ ले भी, महात्मा गांधी ने मौलिक अधिकारों के बारे में अपनी टिप्पणी कब की थी या मौलिक अधिकारों की मांग कब की थी, तो महात्मा गांधी ने 1931 के अंदर लंदन में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन में भी क्या उठाई थी, उन्होंने मांग उठाई थी महात्मा गांधी ने। जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में। मौखिक मांग उठाई थी एनी बेसेंट ने, आयरिश लेडी थी, 1893 में भारत आई थी, 1917 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और 1925 में उनका देहांत हो गया। फिर लिखित जो मांग उठाई थी 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो मौलिक अधिकारों की जो मांग उठाई थी वो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची जो सम्मेलन हुआ था उसमें, और उसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए भाई महात्मा गांधी ने इसकी मांग कब उठाई थी, महात्मा गांधी ने इस पर विचार कब किया था, तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, उसमें अपनी मांग रखी थी। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में, ये जो मांग चल रही थी इस मांग को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था भी। ठीक है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। 1934 में इस मांग को, यानी मौलिक अधिकारों की जो मांग चल रही थी उस मांग को क्या कर दिया था, अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। ठीक है, क्यों? मौलिक अधिकार अंग्रेज क्या है, भारतीयों को देना नहीं चाहते थे। इसीलिए जैसे जिक्र करते 1934 में ब्रिटेन की संयुक्त संविधान समिति जो थी, यानी 1934 में ब्रिटेन की संयुक्त संविधान समिति भी, ठीक है, समिति, इस समिति ने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। इस बात को क्या कर दिया था, अस्वीकार भी, हम क्या है भारतीयों को मौलिक अधिकार नहीं देना चाहते। यानी 1934 में ब्रिटेन की जो संयुक्त संविधान समिति थी उस समिति ने इसको अस्वीकार कर दिया भी, हम भारत को क्या है मौलिक अधिकार नहीं देना चाहते थे। और 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था भी, 1935 में भारत शासन अधिनियम जो आया था, अधिनियम, ठीक है, अधिनियम जो आया था वो क्या आया था, बिना मौलिक अधिकारों के आया था भी। क्या है, बिना मौलिक अधिकारों के आया था। ये जानकारी आपको होना चाहिए। यानी भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, जिसका भारतीय संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव है, यानी लगभग 70% भारतीय संविधान के अंदर जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जब भारत शासन अधिनियम 1935 भारत आया तो वो बिना मौलिक अधिकारों के आया, क्योंकि 1934 में ब्रिटेन की संयुक्त संविधान जो समिति थी उसने हमें मौलिक अधिकार देने से मना कर दिया। ये जानकारी हो। तो हम जिक्र कर रहे थे भारत शासन, अगर मैंने जैसे जिक्र किया था भी भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान, तो भारत के संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किसका, भारत शासन अधिनियम 1935 का है। अगर सबसे बड़ा अंतर भी हम पढ़ें भी, मूल जो संविधान है और भारत शासन अधिनियम 1935 है, तो उसमें जो मूल जो अंतर है, सबसे बड़ा जो अंतर है वो कौन सा अंतर है, वो मौलिक अधिकारों का। ठीक है भी, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 बिना मौलिक अधिकारों के आया था, जबकि भारत का जो संविधान बना था, ठीक है, भारत का जो संविधान है बनाया गया था उसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। ठीक है, ये सबसे बड़ा अंतर है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब चर्चा करते हैं जिसे फिर क्या हुआ था, जिसे जिक्र करते हैं 1945 का हम जिक्र करें। कब का जिक्र करें, 1945 में जवाहरलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की। ठीक है भी, एक कमेटी का गठन किया भी, यानी जवाहरलाल 1945 में जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी का गठन किया भी। क्या किया था, एक कमेटी का गठन किया भी। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। यानी एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे तेज बहादुर सप्रू को भी। किसको, तेज बहादुर सप्रू। यानी इस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो किसको बनाए गए थे, अध्यक्ष तेज
बहादुर सप्रू भी, ठीक है भी। यानी तेज बहादुर सप्रू को क्या बनाया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया। कई बार इस कमेटी को तेज बहादुर सप्रू कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। अध्यक्ष बनने के कारण, यानी तेज बहादुर सप्रू का इस कमेटी के अध्यक्ष बनने के कारण इस कमेटी को तेज बहादुर सप्रू कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। और जिक्र करें इस चीज के बारे में, जवाहरलाल नेहरू ने जो मौलिक अधिकार वर्णित किए थे भी, जो मौलिक अधिकार वर्णित किए थे, अधिकार वर्णित किए थे, ठीक है भी। यानी जवाहरलाल नेहरू ने इस कमेटी के अंदर मौलिक अधिकार जो वर्णित किए थे, उन मौलिक अधिकारों को तेज बहादुर सप्रू कमेटी ने 2 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में बांट दिया, उसको 2 भागों में बांट दिया गया था। ये जानकारी आपको होना चाहिए। जब भारत का संविधान, जैसे जिक्र करते हैं यहां से इस कमेटी का गठन होने के बाद भारत का संविधान बनाने की जैसे प्रक्रिया चल पड़ी थी, तो भारत के संविधान का जो निर्माण होगा, उसने इस तेज बहादुर सप्रू कमेटी ने कहा था कि जब भारत के संविधान का निर्माण होगा उसमें 2 तरह के अधिकार होंगे भी, 2 तरह के जो अधिकार होंगे। जैसे तो इस तेज बहादुर जो सप्रू कमेटी जो थी, इसने कहा था भी जब भारत का संविधान का निर्माण होगा, जब भारत के संविधान का निर्माण होगा, तो इसमें 2 तरह के क्या होंगे, अधिकार होंगे भी, 2 तरह के अधिकार होंगे, ठीक है। इस कमेटी ने कहा था भी, यानी मौलिक अधिकार जो वर्णित किए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वर्णित किए गए थे, तो तेज बहादुर सप्रू जो कमेटी थी, इस कमेटी ने कहा भी भारत के जब संविधान का जब निर्माण होगा तो उसमें 2 तरह के क्या रखे जाएंगे, मौलिक अधिकार रखे जाएंगे। वो 2 तरह के क्या थे, जैसे जिक्र करते हैं, एक तो क्या है वो मौलिक अधिकार भी, ठीक है भी, वो मौलिक अधिकार, ठीक है भी, अधिकार, यानी वो अधिकार है जिनका हनन होने पर भी, क्या है, जिनका हनन होने पर न्यायालय जा सकते हैं भी, न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और एक वो अधिकार भी क्या है, एक वो अधिकार जिनका हनन होने पर न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है भी, नहीं जा सकते। यानी 2 तरह के जो अधिकार उसने तेज बहादुर सप्रू कमेटी ने कहा था भी 2 तरह के जो क्या है अधिकार दिए जाएंगे। एक तो वो अधिकार हैं जो जिनका हनन होने पर, ठीक है, जिनका हनन होने पर क्या है वो न्यायालय की शरण में जा सकते, और एक वो जो अधिकार है जिनका हनन होने पर क्या है न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। तो आपकी ये 2 तरह के जो अधिकार दिए गए थे, इन्हीं को ही आपको ध्यान होना चाहिए। जिनका हनन होने पर न्यायालय की शरण में जा सकते हैं उनको कहा गया मौलिक अधिकार। क्या कहा गया था उनको? मौलिक अधिकार कहा गया भी, ठीक है भी, अधिकार। और जिनका हनन होने पर न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते उनको कहा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 2 तरह की जो अधिकार दिए गए थे, जिनके हनन होने पर हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं वो आपके मौलिक अधिकार हैं, और जिनके हनन होने पर हमें न्यायालय में नहीं जा सकते वो क्या है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अब जिक्र करते हैं, ये भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है, भाग नंबर 3 अनुच्छेद का हम जिक्र करें तो अनुच्छेद आपके 12 से 35। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमने किस देश से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। किस देश से लिए हैं? आयरलैंड। विस्तृत चर्चा करेंगे इनके बारे में। आयरलैंड ये भारतीय संविधान के भाग नंबर 4। और अनुच्छेद का हम जिक्र करें, अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद रहेगा आपका 36 से 51 तक भी, 36 से 51। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। 2 तरह की जो इन्होंने सिफारिश की थी, एक तो जिनके हनन होने पर हम कोर्ट में जा सकते हैं, दूसरे वो जिनके हनन होने पर हम कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। जो इनके न्यायालय की शरण ले सकते हैं वो आपके मौलिक अधिकार है भी। क्या है आपके मौलिक अधिकार? भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है भी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जानकारी। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, आयरलैंड से लिए है, भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51। ये 2 तरह के दिए गए थे अधिकार। अब जो राज्य मौलिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकारों का जैसे हम जिक्र कर रहे थे, मूल संविधान का हम जिक्र करते हैं, मूल संविधान।
तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए हुए थे। कितने मौलिक अधिकार दिए हुए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए हुए थे। ठीक है, मौलिक अधिकार दिए हुए थे। जबकि वर्तमान में हम जिक्र करें भी, जबकि वर्तमान में, तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार है, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार था उसको क्या है, मौलिक अधिकारों से निकालकर क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है भी, तो हम जिक्र कर रहे थे जैसे मूल संविधान में कितने थे? 7, परंतु अब वर्तमान में कितने हैं? 6। 7वां जो था, जिनको हम संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर क्या बना दिया है? अभी कानूनी अधिकार बना दिया है। तो आज की वीडियो में हम इतनी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें करेंगे भी 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं, 7 से 6 कब बने, कैसे बने, उन मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित करेंगे। ठीक है, जैसे समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समतलता का अधिकार है। हर अधिकार के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा हमेशा अगर कहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 14 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20, 21, हर एक अनुच्छेद, हर एक आर्टिकल जो है आपका, उस आर्टिकल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें भी। ठीक है, इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।